तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द मैकेनिक 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का इंतज़ार हम लोग एक तरह से 2024 या 25 तक कर रहे थे कि हमें देखने को मिल जाएगी। अब जो भी अपडेट निकल रही है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस गंसेल ने किया है और फिलिप शेल्बी और टोनी मोशर ने इसकी कहानी लिखी है। यह 2011 की फिल्म द मैकेनिक का सीक्वल है जो 1972 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक थी। फिल्म में जेसन स्टैथम, टॉमी ली जोन्स, जेसिका अल्बा और मिशेल योह ने अभिनय किया है। मैकेनिक रिसर्जेक्शन का प्रीमियर हॉलीवुड में 22 अगस्त 2016 को हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 अगस्त 2016 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे ज्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, लेकिन $40 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की, जो इसके पूर्ववर्ती को पीछे छोड़कर इसे वित्तीय रूप से सफल बनाता है। कथानक अपनी मौत का नाटक करने के बाद से आर्थर बिशप सैंटोस नाम से रियो डी जेनेरो में चुपचाप रह रहा है। उसे एक कुरियर रेनी ट्रान द्वारा संपर्क किया जाता है जो उसकी असली पहचान जानती है और बताती है कि उसका नियोक्ता बिशप को 3 लक्ष्यों को मारना चाहता है और उनकी मौतों को दुर्घटना के रूप में दिखाना चाहता है। बिशप भाग जाता है, उसे और उसके भाड़े के सैनिकों को चकमा देकर थाईलैंड भाग जाता है। वह अपने दोस्त मेई के रिसोर्ट द्वीप समुद्र तट के घर में शरण लेता है और उसे पता चलता है कि ट्रान रियाह क्रेन के लिए काम कर रहा है। कुछ समय बाद एक घायल महिला जीना थॉर्नटन प्राथमिक उपचार के लिए मेई के पास आती है और फिर पास में ही लंगर डाले एक नाव पर लौट जाती है। मेई देखती है कि उसे नाव पर सवार एक आदमी पीट रहा है और बिशप को सचेत करती है। साथ में वे थॉर्नटन को बचाते हैं, लेकिन हाथापाई में आदमी का सिर एक बोलार्ड से टकरा जाता है और वह मर जाता है। बिशप उस आदमी की पहचान के सबूत की असफल खोज करता है, फिर नाव को आग लगा देता है। जब मेई थॉर्नटन की चोटों का इलाज कर रही होती है, बिशप को पता चलता है कि थॉर्नटन भी क्रेन से जुड़ा हुआ है और निष्कर्ष निकालता है कि उसे उम्मीद थी कि बिशप उसके साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाएगी। फिर वह बिशप को हत्या के काम सौंपने के लिए उसका अपहरण कर लेगा। अपने सिद्धांत से सामना होने पर थॉर्नटन ने खुलासा किया कि क्रेन ने कंबोडिया में बच्चों के आश्रय को धमकी दी थी जिसे वह चलाती है जब तक कि वह इसमें शामिल न हो जाए। अगले कुछ दिनों में बिशप थॉर्नटन को बेहतर तरीके से जान पाता है और वे प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, क्रेन के भाड़े के सैनिक आते हैं और उनका अपहरण कर लेते हैं। क्रेन ने बिशप को हत्याएं पूरी करने के लिए थॉर्नटन को बंधक बना रखा है। पहला लक्ष्य मलेशियाई जेल में बंद क्रिल नामक एक सरदार है। बिशप खुद को कैद करवा लेता है और क्रिल का विश्वास जीत लेता है क्योंकि वह उसे मारने की कोशिश करने वाले एक व्यक्ति को मार देता है जो क्रिल का पूर्व दाहिना हाथ था। बिशप फिर खुद क्रिल को सांप के जहर की अधिक खुराक देकर मार देता है और क्रेन के गुर्गों की मदद से भाग जाता है। अगला लक्ष्य सिडनी में रहने वाला अरबती और नाबालिग सेक्स वर्करों का भूतपूर्व तस्कर एड्रियन कुक है। बिशप कुक के पेंटहाउस अपार्टमेंट की कड़ी सुरक्षा को दरकिनार कर देता है, उसके ऊपर लटके हुए पूल के कांच के तल को रसायनों से भरी एक ट्यूब से तोड़ देता है जिससे कांच टूट जाता है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। तीसरे लक्ष्य के बारे में जानकारी देते समय क्रेन बिशप को थॉर्नटन से बात करने की अनुमति देता है जो कैमरे को दूसरी जगह रखता है जिससे बिशप क्रेन की नाव को पहचान पाता है। बिशप बचाव का प्रयास करता है लेकिन क्रेन उसे विफल करने में सफल हो जाता है। अंतिम लक्ष्य मैक्स एडम्स है जो बुल्गारिया के वर्ना में एक अमेरिकी हथियार डीलर है। अपने प्रयास की योजना बनाते समय बिशप को पता चलता है कि लक्ष्य क्रेन के प्रमुख हथियार डीलर हैं। वह एडम्स के पास जाता है और उसे क्रेन की योजना के बारे में चेतावनी देता है और उसकी मदद लेता है। एडम्स की मौत का नाटक करते हुए बिशप क्रेन को अपनी सफलता की सूचना देता है और उसे शव को खोजने के लिए पनडुब्बी के बाड़े में जाने का निर्देश देता है। बाड़े में बिशप क्रेन के भाड़े के सैनिकों को खत्म कर देता है और फिर क्रेन की नाव पर चढ़ जाता है जो पास में ही लंगर डाले खड़ी है। वह क्रेन के और लोगों से लड़ता है और थॉर्नटन को बचाता है। नाव में विस्फोटकों से लैस होने का पता चलने पर बिशप थॉर्नटन को आपातकालीन रिलीज पॉड में डाल देता है। वह बचे हुए भाड़े के सैनिकों को मार देता है, फिर क्रेन को काबू में कर लेता है और उसे धातु की चेन से नाव से बांध देता है। बम फटते हैं जिससे क्रेन और बिशप दोनों की मौत हो जाती है। थॉर्नटन को बचा लिया जाता है
और क्रेन की नाव के अवशेष बरामद कर लिए जाते हैं। थॉर्नटन कंबोडिया और अपने शिक्षण कर्तव्यों पर लौटती है और बिशप के आने पर आश्चर्यचकित हो जाती है। एडम्स को पता चलता है कि बिशप एक जलरोधी लंगर चेन लॉकर में भागकर बच गया था, लेकिन अपनी जान बचाने और हथियारों के व्यापार पर एकाधिकार करने में सक्षम बनाने के लिए आभार के प्रतीक के रूप में सबूत नष्ट कर देता है। कास्ट: जेसन स्टेथम आर्थर बिशप के रूप में, जेसिका अल्बा, जीना थॉर्नटन, टॉमी ली जोन्स, मैक्स एडम्स, मिशेल योह मेई के रूप में, सैम हेजल्डाइन, रिया क्रेन के रूप में, जॉन सेनाटिएम्पो, जेरेमी कॉक्स, टोबी एडिंगटन, एड्रियन कुक, फेमी एलुफोवोजू जूनियर, मार्लन क्रिल, फ्रांसिस टोंकला तमोया नूजिब, द स्लेंडर साइको के रूप में, रथा फोंगम, रेनी ट्रान, क्रेन्स कुरियर, एंटियो क्विंटावले, फ्रैंक, क्रेन्स ठग, आरोन ब्रूमफील्ड एडम्स के सुरक्षा प्रमुख के रूप में, विथ्या पंसिंगरम, जेल वार्डन, सोजी इकाई, स्कीनी कैदी के रूप में, नेटली बर्न, बीबीसी रिपोर्टर, राइचो वासिलेव, फ्लेचर, क्रेन्स गार्ड, बिना श्रेय, डिलेन फेरेल, युवा आर्थर बिशप, बिना श्रेय। उत्पादन, कास्टिंग: 4 फरवरी 2015 को नेटली बर्न को फिल्म के कलाकारों में जोड़ा गया। 3. सैमुअल हेजल्डाइन, जन्म 29 मार्च 1972, एक अंग्रेजी अभिनेता हैं जो फिल्म, टेलीविजन और थिएटर में काम करते हैं। फिल्म में वे ब्रिजेट जोन्स, द एज ऑफ रीजन 2004, वीकेंडर 2010, द रेवेन 2012, ग्रिम्सबी 2016 और द लास्ट ड्यूल 2021 में दिखाई दिए हैं। उनकी टेलीविजन भूमिकाओं में प्राइम सस्पेक्ट 6, 2003, परसुएशन 2007, पीकी ब्लाइंडर्स, द इनोसेंट्स 2018, स्लो हॉर्स 2022, द सैंडमैन 2022 और रेन डॉग्स 2023 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन: सैम हेजल्डाइन का जन्म लंदन के हैमरस्मिथ में हुआ था। 1. वह अभिनेता जेम्स हेजल्डाइन और रेबेका मूर के बेटे हैं। 2. बैंड मूवर के साथ संगीत में अपना करियर बनाने के लिए जाने से पहले उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट 3 में 2 साल तक अध्ययन किया। 2. कैरियर: हेजल्डाइन 10 साल बाद 2003 में अभिनय में लौटे, जब उन्होंने प्राइम सस्पेक्ट 6 में डीसी डेविड बुचर के रूप में अपना पेशेवर डेब्यू किया। 1. 2007 में उन्होंने सैली हॉकिंस और रूपर्ट पेनरी जोन्स के साथ ब्रिटिश टेलीविजन फिल्म परसुएशन में चार्ल्स मुसग्रोव की भूमिका निभाई। 1. 2014 में उन्होंने ब्रिटिश पीरियड क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स में जॉर्ज सेवेल के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई, जिसमें सिलियन मर्फी और टॉम हार्डी भी शामिल थे। 4. 2014 और 2015 के बीच उन्होंने अमेरिकी फंतासी ड्रामा टेलीविजन सीरीज रिसर्जेक्शन में कालेब रिचर्ड्स के रूप में अभिनय किया। 1. 2018 में हेजल्डिन ने ब्रिटिश अलौकिक टेलीविजन सीरीज द इनोसेंट्स में जॉन मैकडैनियल की भूमिका निभाते हुए गाय पियर्स के साथ मुख्य भूमिका निभाई। 5. सकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद आगे कोई सीरीज नहीं बनी। 5. 2019 में उन्हें द वॉर बिलो में कास्ट किया गया, जो 2021 में रिलीज हुई। 1. उसी वर्ष वह रिडले स्कॉट की द लास्ट ड्यूएल में दिखाई दिए, जिसमें जोडी कॉमर, मैट डेमन, बेन एफ्लेक और एडम ड्राइवर शामिल थे। 1. 2024 में हेजल्डिन को द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के दूसरे सीजन के लिए अदार की भूमिका में जोसेफ मावले की जगह लेनी है। 6. फिल्मोग्राफी: फिल्म, वर्ष पतली परत भूमिका टिप्पणियां: 2004 ब्रिजेट जोन्स, द एज ऑफ रीजन पत्रकार, 2005 क्रोमोफोबिया संगीत सहायक, 2010 द वुल्फमैन होराशियो अमाने, 2011 वीकेंडर मॉरिस, 2012 काला कोआ इवान, रेडचर्च स्ट्रीट पर दंगारे महोनी, डेड माइन स्टेनली, 2013 मशीन जेम्स, 2014 फिर भी जोश, 71 सीओ, यादगार व्यक्तित्व कर्नल लैंगटन, 2016 ग्रिम्स बाय चिलकॉट, द हंट्समैन, विंटर्स वॉर लिफर, मैकेनिक, पुनरुत्थान रियाह क्रेन, 2017 हिटमैन का अंगरक्षक गैरेट, 2018 बर्फ में राख कोस्टास विल्कास, पिछले खाना विंसेंट, 2019 हत्यारे गुमनाम सीनेटर काइल, 2020 कठपुतली जोश, मैक्स क्लाउड के अंतरिक्षीय रोमांच टोनी, 2021 अंतिम द्वंद्व थॉमिन डुबोइस, नीचे युद्ध विलियम हॉकिन, 2022 किरा और एल्जिन हार्वे,
2024 विंडिक्ता एसएस अधिकारी ओटो बेकर। टीबीए एक सुंदर अपूर्णता जेमिसन। मिशेल योहचू खेंग पीएसएम बटा जे ओ बटा वाईओएच। जन्म नाम योहचू खेंग, सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, 6 अगस्त 1962। 1 मलेशियाई अभिनेत्री हैं। हांगकांग में अपनी शुरुआती फिल्मों में मिशेल खान के रूप में श्रेय दिया गया। वह 1980 और 1990 के दशक में हांगकांग की एक्शन फिल्मों में अभिनय करने के बाद प्रसिद्धि में आईं, जहां उन्होंने अपने स्टंट खुद किए। इन भूमिकाओं में यस मैडम 1985, मैग्निफिसेंट वॉरियर्स 1987, पुलिस स्टोरी 3, सुपर कॉप 1992, द हीरोइक ट्रायो 1993, होली वेपन 1993 और ताइची मास्टर 1993 शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के बाद योह ने जेम्स बॉन्ड फिल्म टुमारो नेवर डाइस 1997 और एंग ली की मार्शल आर्ट फिल्म क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन 2000 में अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की, जिसके लिए उन्हें मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनके हॉलीवुड करियर में मेमोयर्स ऑफ ए गीशा 2005, सनशाइन 2007, द ममी, टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर 2008, रीगन ऑफ एसेसिन्स 2010, कुंग फू पांडा 2 2011 और द लेडी 2011 में भूमिकाएं निभाईं, जिसमें उन्होंने आंग सान सूकी का किरदार निभाया। योह ने रोमांटिक कॉमेडी क्रेजी रिच एशियन 2018 और लास्ट क्रिसमस 2019 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। साथ ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म शांगची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स 2021 और टेलीविजन सीरीज स्टार ट्रेक डिस्कवरी 2017 से 2020 में भी एवलिन वांग के रूप में उनकी अभिनीत भूमिका के लिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस 2022 में मल्टीवर्स को नेविगेट करने वाली एक अभिभूत मातृसत्ता 3 ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता, जो श्रेणी जीतने वाली पहली एशियाई और अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली मलेशियाई बन गईं। फिल्म समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने उन्हें 2008 में अब तक की सबसे महान एक्शन हीरोइन का दर्जा दिया। 1997 में उन्हें पीपल द्वारा दुनिया के 50 सबसे खूबसूरत लोगों में से एक चुना गया था। 7 और 2009 में उसी पत्रिका ने उन्हें 35 ऑल टाइम स्क्रीन सुंदरियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। 2022 में टाइम ने उन्हें अपनी वार्षिक सूची में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक और इसके आइकन ऑफ द ईयर का नाम दिया। 2024 में उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। योह का जन्म 6 अगस्त 1962 को इपो, पेराक में हुआ था। 11 जेनेट योह, जन्म 1937 और योह की आंटेक 1926 से 2014 के घर। उनके पिता 1959 से 1969 तक मलेशिया के सीनेटर चुने गए। पेराक के मलेशियाई चीनी एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए 12, 13, 14 पेराक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष 12 और 1975 में श्री माजू के संस्थापक। मलेशिया और सिंगापुर में एक प्रमुख इंटरसिटी कोच सेवा। 12, 15 होकियन और कैंटोनीज वंश की होने के बावजूद 16 वह अपने पिता से अंग्रेजी में बात करते हुए बड़ी हुईं और अपनी नानी से कुछ मलेशियाई कैंटोनीज समझ सकती थीं। इसके बावजूद उन्होंने कभी चीनी पढ़ना या लिखना नहीं सीखा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह उनका सबसे बड़ा अफसोस था। 18 योह को बचपन से ही नृत्य का शौक था। उन्होंने 4 साल की उम्र में बैले की शुरुआत की। उन्होंने मेन कॉन्वेंट इपोह में एक प्राथमिक छात्रा के रूप में अध्ययन किया, जो एक ऑल गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है। 15 साल की उम्र में वह अपने माता पिता के साथ यूनाइटेड किंगडम चली गईं। वहां उन्हें द हेमंड स्कूल, चेस्टर में दाखिला मिला, जहां उन्होंने बैले डांसर के रूप में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। 19-20 हालांकि रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण वह पेशेवर बैले डांसर नहीं बन पाईं और उन्होंने अपना ध्यान कोरियोग्राफी और अन्य कलाओं की ओर लगा दिया। 21 उन्होंने 1983 में मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 22 कैरियर। प्रारंभिक कैरियर और पहली सेवानिवृत्ति 1983 से 1991। 1983 में 20 वर्षीय योह ने मिस मलेशिया वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती। 23 वह लंदन में मिस वर्ल्ड 1983 प्रतियोगिता में मलेशिया की प्रतिनिधि थीं, जहां उन्होंने 18वां स्थान हासिल किया। 24 उस वर्ष बाद में
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, जहां उन्होंने 1984 की मिस मुंबा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती। 25 उनका पहला अभिनय कार्य जैकी चैन के साथ गाई लारोचे घड़ियों के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन में था। 25 इसने हांगकांग की एक नवोदित फिल्म निर्माण कंपनी D&B फिल्म्स का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि उसे अपने गृहंगर में बोली जाने वाली इपोह कैंटोनीज की निष्क्रिय समझ थी, लेकिन वह इसे बोल नहीं सकती थी। कैंटोनीज में एक फ़ोन कॉल के दौरान उन्हें एक सिंग लॉन्ग के साथ एक टेलीविजन विज्ञापन में सहकलाकार की पेशकश की गई। योह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक्शन और मार्शल आर्ट फिल्मों से की, जिसमें उन्होंने अपने स्टंट खुद किए। 28 योह की पहली मुख्य भूमिका उनकी तीसरी फिल्म यस मैडम 1985 में आई। 21-29 योह ने शुरुआत में छद्म नाम मिशेल खान का इस्तेमाल किया, जो कि D&B फिल्म्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और पश्चिमी दर्शकों के लिए संभावित अपील के लिए चुना गया एक मंच नाम है। 1987 में योह ने अपने पहले पति डिक्सन पून से शादी की, जो D&B फिल्म्स के सहसंस्थापक थे, और अभिनय से संन्यास लेने का फैसला किया। उद्धरण वांछित। शादी के 5 साल बाद योह ने पून को तलाक दे दिया और पुलिस स्टोरी 3 सुपर कॉप 1992 के साथ अभिनय में लौट आईं। 23 वह द हीरोइक ट्रायो 1993 और 1994 में क्रमशः यूएन वूपिंग फिल्मों ताइची मास्टर और विंग चुन में दिखाई दी। 1997 में टुमारो नेवर डाइस के साथ हॉलीवुड करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने अपना स्टेज नाम बदलकर मिशेल योह रख लिया। 23 1997 की जेम्स बॉन्ड फिल्म में उन्होंने स्टार पियर्स ब्रॉसन के साथ वायलिन की भूमिका निभाई। 30 ब्रॉसन प्रभावित हुए, उन्होंने उन्हें एक अद्भुत अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया जो अपने काम के प्रति गंभीर और प्रतिबद्ध थी। 31 उन्होंने उनकी लड़ाकू क्षमताओं के संदर्भ में उन्हें महिला जेम्स बॉन्ड के रूप में संदर्भित किया। योह अपने स्टंट खुद करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें रोक दिया गया क्योंकि निर्देशक रोजर स्पॉटिसवुड ने इसे बहुत खतरनाक माना। फिर भी उन्होंने अपने सभी लड़ाई के दृश्य खुद ही किए। 33 1997 में योह ने पुरस्कार विजेता द सूंग सिस्टर्स में सूंग एलिंग की भूमिका निभाई। निर्देशक एंग ली ने योह से अपनी पहली मंदारिन भाषा की मार्शल आर्ट फिल्म क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन 2000 में यू शुलियन के रूप में अभिनय करने के लिए संपर्क किया था। वह 2000 के दशक तक मंदारिन नहीं बोलती थी और उसे क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन के लिए मंदारिन लाइनों को ध्वन्यात्मक रूप से सीखना पड़ा। 34 यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल रही और योह को मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा 2000 नामांकन मिला। 36 कैरियर में उतार चढ़ाव 2002 से 2016। 2002 में द टच के लिए सिंगापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में योह। 2002 में योह ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी माइथिकल फिल्म्स के माध्यम से अपनी पहली अंग्रेजी फिल्म द टच का निर्माण किया। 2004 में योह की मुलाकात जीन टॉड से हुई, जो एक फ्रांसीसी मोटर रेसिंग कार्यकारी थे, शंघाई में फेरारी के लिए एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान। उसी वर्ष बाद में उनकी सगाई हो गई। 37 2005 में योह ने मेमोयर्स ऑफ ए गीशा के फिल्म रूपांतरण में मामेहा के रूप में अभिनय किया और उन्होंने 2007 में सनशाइन के साथ अपना अंग्रेजी भाषा का काम जारी रखा। 2008 में योह ने ब्रेंडन फ्रेजर और जेट ली के साथ फंतासी एक्शन फिल्म द ममी टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर में अभिनय किया। 38 2011 में उन्होंने ल्यूक बेसन की द लेडी में आंग सान सू की का किरदार निभाया। 39 योह को द लेडी में उनकी भागीदारी के कारण कथित तौर पर बर्मी सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। 22 जून 2011 को उन्हें म्यांमार में प्रवेश से मना कर दिया गया और उसी दिन निर्वासित कर दिया गया। 40 अक्टूबर 2011 में योह को ग्वेरलेन द्वारा अपना स्किनकेयर राजदूत चुना गया था। 41 योह की भूमिका फ्रांसीसी सौंदर्य प्रसाधन कंपनी के एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने में मदद करना था। 42 योह ने 2015 तक टेलीविजन में कदम नहीं रखा। उनकी पहली भूमिका थाईलैंड में ब्रिटिश राजदूत की पत्नी मेई फोस्टर की भूमिका में थी, जो गुप्त रूप से सिनेमैक्स स्काई सीरीज स्ट्राइक बैक के 5वें सीजन में लीना नामक एक उत्तर कोरियाई जासूस है। 43 सहायक भूमिकाएं 2017 से 2020। 2016 में योह को स्टार ट्रेक डिस्कवरी सीरीज में स्टारशिप यूएसएस शेंझू के स्टारफ्लीट कैप्टन फिलिप जॉर्जियो के रूप में लिया गया था और बाद में शो में जॉर्जियो के मिरर डोपेलगैंगर के रूप में फिर से दिखाया गया। 45 46 योह ने 3 सीजन तक भूमिका निभाई।
आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की और प्रशंसकों की पसंदीदा बन गई। स्टार ट्रेक डिस्कवरी की सफलता के बाद योह की प्रमुख भूमिका वाली एक स्पिन-ऑफ सीरीज 2019 में शुरू की गई थी। 47 यह सीरीज, जो योह के चरित्र सम्राट जॉर्जियो पर केंद्रित होगी, जो एक गुप्त अंतरिक्ष जासूसी संगठन सेक्शन 31 के सदस्य के रूप में काम कर रहा था, जनवरी 2023 तक अभी भी विकास में था। 48 लेकिन अप्रैल में पैरामाउंट प्लस ने घोषणा की कि उसने एक सीरीज के बजाय योह अभिनीत स्टार ट्रेक सेक्शन 31 2018 में योह ने जॉन एम चू की क्रेजी रिच एशियन में पारिवारिक कुलमाता एलेनोर यंग का किरदार निभाया, जो केविन क्वान की इसी नाम की किताब का फिल्म रूपांतरण है, जिसमें कॉन्स्टेंस वू और हेनरी गोल्डिंग थे। 50 द रैप के कार्लोस एग्विलर ने उनके प्रदर्शन को पूरी तरह से शांत बताया। 51 2019 में उन्होंने हेनरी गोल्डिंग और एमिलिया क्लार्क के साथ लास्ट क्रिसमस में क्रिसमस थीम वाले स्टोर के मालिक सांता की भूमिका निभाई। यह फिल्म 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी और दुनिया भर में $121 मिलियन से अधिक की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। 52 योह ने डेस्टिन डैनियल क्रेटन द्वारा निर्देशित मार्वल स्टूडियोज की शांगची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में यिंग नान की भूमिका निभाई। 53 यह फिल्म 3 सितंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। द गेम अवार्ड्स 2020 में यह घोषणा की गई कि योह आर्क द एनिमेटेड सीरीज में अभिनय करेंगी, जो स्टूडियो वाइल्ड कार्ड द्वारा वीडियो गेम आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड पर आधारित एक श्रृंखला है, जिसमें वह 3री शताब्दी के चीनी विद्रोही नेता मेन ली की भूमिका निभाती हैं, जिन्हें बीस्ट क्वीन के रूप में जाना जाता है। 54 पुरस्कार सफलता 2021 वर्तमान मैडम तुसाद हांगकांग में मिशेल योह का मोम का पुतला। 2022 में योह ने फिल्म निर्माण जोड़ी डेनियल्स की साइंस फिक्शन अतियथार्थवादी कॉमेडी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में अभिनय किया, जिसे मार्च में रिलीज किया गया और जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। 55 56 57 फिल्म में उन्होंने संघर्षरत लॉन्ड्रोमैट मालिक एवलिन क्वान वांग की भूमिका निभाई, एक भूमिका जिसे आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया। इंडीवायर के डेविड एरलिच ने दावा किया कि यह मिशेल योह द्वारा दिया गया अब तक का सबसे महान प्रदर्शन है। 58 59 21 इस भूमिका के लिए योह ने अपनी पहली गोल्डन ग्लोब जीत अर्जित की। गोल्डन ग्लोब्स में मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी में एक अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जीतने वाली पहली मलेशियाई अभिनेता बन गईं। 60 61 62 उनका पहला इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार। इसके अतिरिक्त वह स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में किसी भी व्यक्तिगत मुख्य फिल्म श्रेणी को जीतने वाली पहली एशियाई महिला बनी। उन्होंने एक प्रमुख भूमिका में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। 65 66 67 वह एकेडमी अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली और जीतने वाली पहली मलेशियाई भी बनी। 63 और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एकेडमी अवार्ड जीतने वाली पहली एशियाई और दूसरी रंगीन महिला बनी। 68 69 योह डिज्नी प्लस सीरीज अमेरिकन बॉर्न चाइनीज में दिखाई दी, जो जीन लुएन यांग की इसी नाम की किताब पर आधारित है। 70 जून 2022 में यह घोषणा की गई कि वह नेटफ्लिक्स के लिए 8 भाग की श्रृंखला द ब्रदर्स सन में अभिनय करेंगी। 71 वह 15 सितंबर 2023 को रिलीज हुई ए हंटिंग इन वेनिस में केनेथ ब्रानक के साथ अभिनय करती है। उसी वर्ष योह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बने। 72 और हार्वर्ड लॉ स्कूल के 2023 कक्षा दिवस पर भाषण दिया। 73 वह जॉन एम चू द्वारा निर्देशित संगीत में विकेड के 2 भाग के फिल्म रूपांतरण में मैडम मोरिबल के रूप में भी अभिनय करने के लिए तैयार है। 74 75 76 सक्रियता योह 2014 में सू फाउंडेशन के शुभारंभ पर बोलते हुए, मिशेल योह अपना अधिकांश समय धर्मार्थ और सामाजिक प्रयासों में लगाती हैं, जिनमें आपदा राहत, HIV एड्स, गरीबी में कमी, पशु संरक्षण, लैंगिक समानता और सड़क सुरक्षा शामिल है। वह FIA के मेक रोड सेफ अभियान की एक राजदूत और अग्रणी प्रचारक रही हैं, जिसे 2008 से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य और विकास प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी गई है। 77 अभियान की ओर से कई गतिविधियों के अलावा उन्होंने दुनिया भर के कार्यक्रमों में सुरक्षित सड़क डिजाइन को बढ़ावा दिया, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बात की। 78 एशिया विकास बैंक 79 विश्व बैंक 80 फॉर्मूला 1 रेस में यातायात सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पैदल चलीं। 81
और एशिया इंजरी प्रिवेंशन फाउंडेशन द्वारा वियतनाम में आयोजित एक कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के लिए 1 दशक की कार्रवाई का आह्वान किया। 82 संरक्षण के मुद्दों की एक श्रृंखला के लिए समर्पित मिशेल योह ने लुप्तप्राय जानवरों के लिए वाइल्ड एड राजदूत के रूप में अपना समय दान किया है और 2016 से सतत विकास लक्ष्यों की पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की सद्भावना राजदूत हैं। 84-85 योह लुप्तप्राय दक्षिण चीन बाघ की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सेव चाइनाज टाइगर्स परियोजना के संरक्षक हैं। 86 वह पांडा फॉर द ग्लोबल गोल्स अभियान को शुरू करने के लिए UNDP के पहले पशु राजदूतों 2 पांडा शावकों के साथ भी शामिल हुईं। 87 यही नहीं रुकीं, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक के साथ मिलकर मिशेल योह के साथ द ग्रेट एप्स के बीच वृत्तचित्र का निर्माण किया। 88 फिल्म में 12वें ग्यालवांग ड्रुकपा के नेतृत्व में 700 लोगों की खतरनाक हिमालय पर्वत श्रृंखला की यात्रा को रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने 450 मील की यात्रा की, 50,000 पेड़ लगाए और ग्रामीणों को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बारे में शिक्षित किया। 90 योह की सक्रियता स्वास्थ्य और कल्याण के मुद्दों तक फैली हुई है, जो संरक्षक से लेकर राजदूतों तक। एड्स कंसर्न 91 हांगकांग कैंसर फंड 92 AMFAR 93 लिव टू लव 94 और पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट सहित संगठनों के माध्यम से है। 95 वह UNAIDS की कमिश्नर टीम में भी शामिल हुईं। 96 और म्यांमार के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकारों और विकास का समर्थन करने के लिए स्थापित एक गैर राजनीतिक चैरिटी सू फाउंडेशन के निदेशक मंडल में कार्य करती है। 97 2015 के नेपाल भूकंप के बचे लोगों में से एक के रूप में। 98 निकासी के बाद वह प्रभावित लोगों के पुनर्वास में मदद करने और पीड़ितों के लिए 100.000 यूरो दान करने के लिए आपदा प्रभावित देश लौट आई। 99 100 अपने पूरे करियर के दौरान योह ने हमेशा मजबूत भूमिकाएं निभाई हैं और रूढ़ियों के खिलाफ काम करने में अवज्ञाकारी रही है। टुमारो नेवर डाइज के बाद अमेरिका में उन्हें दी गई सभी रूढ़िवादी भूमिकाओं के कारण उन्होंने लगभग 2 साल तक काम नहीं किया। 101 उसने लोगों को बताया, उस समय 1990 के दशक में उद्योग में लोग वास्तव में यह अंतर नहीं बता सकते थे कि मैं चीनी, जापानी, कोरियाई हूं या मैं अंग्रेजी भी बोलती हूं। वे बहुत तेज और बहुत धीरे बात करते थे। 102 वह लंबे समय से हॉलीवुड में नस्लवाद के बारे में बोलती रही हैं, आमतौर पर गोल्डन ग्लोब्स में अपने पुरस्कार स्वीकृति भाषण में। 103 अपने इतिहास बनाने वाले ऑस्कर जीतने के अगले दिन उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक राय निबंध प्रकाशित किया जिसमें सच्ची लैंगिक समानता का आह्वान किया गया था। 104 व्यक्तिगत जीवन मिशेल योह और उनके पति जीन टॉड फेस्टिवल ऑटोमोबाइल इंटरनेशनल 2016 में। योह की शादी 1988 से 1992 तक हांगकांग के उद्यमी डिक्सन पून से हुई थी, जो हार्वे निकोल्स और चार्ल्स जॉर्डन जैसे व्यवसायों के स्वामित्व के लिए जाने जाते हैं। 105 1998 से 2000 तक योह ने अमेरिकी हृदय रोग विशेषज्ञ एलन हेल्डमैन को डेट किया और अंततः उनसे सगाई कर ली। 106 2004 में उन्होंने जीन टॉड 107 को डेट करना शुरू किया, जो उस समय स्कुडेरिया फेरारी के महाप्रबंधक और CEO थे और बाद में FIA के अध्यक्ष बने। 108 26 जुलाई 2004 को दोनों ने सगाई कर ली। 109 2019 तक वह टॉड के साथ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रहती है। 110 एक इंस्टाग्राम पोस्ट में पूर्व स्कुडेरिया फेरारी ड्राइवर फेलिप मस्सा ने कहा कि योह और टॉड की शादी 27 जुलाई 2023 को जिनेवा में हुई थी। 111 112 योह के कोई बच्चे नहीं हैं। 113 और उसने अपनी पहली शादी को खत्म करने का कारण बच्चे पैदा करने में असमर्थता बताया है। 114 योह बौद्ध हैं और एक कार्यकर्ता हैं। 115 116 117 योह ने 2013 के मलेशियाई आम चुनाव से पहले मलेशियाई प्रधानमंत्री नजीब रजाक और गठबंधन बारिसन नेशनल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। 118 2022 में उन्होंने वैनिटी फेयर को बताया कि शेक्सपियर और स्टीफन किंग उनके पसंदीदा लेखक थे और टार्जन उनका पसंदीदा काल्पनिक नायक था। 18 फिल्मोग्राफी और प्रशंसा मुख्य लेख मिशेल योह के प्रदर्शनों की सूची और मिशेल योह द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। हांगकांग में एवेन्यू ऑफ स्टार्स पर मिशेल योह के हाथों के निशान। 1999 में वह 49वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी की सदस्य थीं। 119
19 अप्रैल 2001 को योह को उनके गृह राज्य पेराक के सुल्तान अजलान शाह द्वारा राज्य में लाई गई प्रसिद्धि के सम्मान में दरजाह दातुक पादुका महकोटा पेराक DPMP से सम्मानित किया गया, जो दातो की उपाधि रखता है। 25 नवंबर 2002 को योह को JCI जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के उत्कृष्ट युवा लोगों TOYP सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में सम्मानित किया गया। 23 अप्रैल 2007 को फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने योह को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रेंच शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर की उपाधि से सम्मानित किया। 3 अक्टूबर 2007 को कुआलालंपुर में एक समारोह में उन्हें यह सजावट प्रदान की गई। 123 उन्हें 14 मार्च 2012 को फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी द्वारा उसी दिन राष्ट्रपति निवास एलिसी पैलेस में आयोजित एक समारोह में उसी फ्रांसीसी आदेश ऑफिसियर डे ला लेगियन डी होनूर के अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। 125 और 2017 में कुआलालंपुर में फ्रांसीसी राजदूत के आधिकारिक निवास पर फ्रांसवा ओलांद द्वारा कमांडर को पदोन्नत किया गया, जो गैर फ्रांसीसी नागरिकों के लिए उपलब्ध सर्वोच्च सम्मान है। 22 मई 2012 को योह को दरजाह सेरी पादुका महकोटा पेराक SPMP से सम्मानित किया गया, जो पेराक के सुल्तान अजलान शाह के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित निवेश समारोह के दौरान दातो सेरी की उपाधि देता है। 127 योह को हांगकांग में मार्च 2013 में 7वें एशियाई फिल्म पुरस्कार के दौरान एशियाई सिनेमा में उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला। 128 1 जून 2013 को योह को यांग दी पटवान अगोंग तुआंकू अब्दुल हलीम मुअज्जम शाह के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित निवेश समारोह के दौरान पांगलिमा सेतिया महकोटा PSM से सम्मानित किया गया, जो तन श्री की उपाधि देता है। 30 नवंबर 2013 को योह ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। 12 फरवरी 2016 को योह को कुआलालंपुर में फ्रांसीसी राजदूत द्वारा ऑर्डरे डेस आर्ट्स 8 डेस लेटरेस का अधिकारी बनाया गया। वह यह सम्मान पाने वाली पहली मलेशियाई नागरिक बनी। 132 योह को BBC की 2020 की 100 महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था। 133 उन्हें टाइम पत्रिका की 2022 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा गया था। 134 13 अगस्त 2022 को योह को चलती छवि की कला में उनके विशिष्ट योगदान के लिए अमेरिकी फिल्म संस्थान से ललित कला की मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। वह यह सम्मान पाने वाली पहली एशियाई कलाकार बनी। 135 9 दिसंबर 2022 को योह को सांता बारबरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से किर्क डगलस पुरस्कार मिला। 136 3 मई 2024 को व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि योह को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिलेगा। योह को रूढ़िवादिता को तोड़ने और अमेरिकी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए जारी रखने के लिए उद्धृत किया गया था। 137 सम्मान मलेशिया के सम्मान मलेशिया के क्राउन के प्रति वफादारी के आदेश के कमांडर PSM तन श्री 2013 138 पेराक नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पेराक स्टेट क्राउन DPMP दातो 2001 139 140 नाइट ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पेराक स्टेट क्राउन SPMP दातो सेरी 2012 टॉमी ली जोन्स जन्म 15 सितंबर 1946 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं। 1970 और 1980 के दशक में जब वे प्रसिद्धि से दूर रहे, तो जोन्स ने 1990 के दशक में खुद को एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया, जो अपनी कर्कश और आधिकारिक फिल्म भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने थ्रिलर फिल्म द फ्यूजिटिव 1993 में US मार्शल सैमुअल जेरार्ड के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। उनकी अन्य ऑस्कर नामांकित भूमिकाएं JFK 1991 में व्यावसायिक ले शॉ इन द वैली ऑफ एला 2007 में है एंक डियरफील्ड और लिंकन 2012 में कांग्रेसी थेडियस स्टीवंस की भूमिका थी। उन्होंने मेन इन ब्लैक फ्रेंचाइजी में एजेंट के की भूमिका निभाई। अन्य उल्लेखनीय भूमिकाएं कोल माइनर्स डॉटर 1980, नेचुरल बॉर्न किलर्स 1994, द क्लाइंट 1994, बैटमैन फॉरएवर 1995,
डबल जेपार्डी 1999, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन 2007, द कंपनी मैन 2010, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011, जेसन बॉर्न 2016 और एड एस्ट्रा 2019 में थी। जोन्स ने द एग्जीक्यूशन सॉन्ग 1982 में मारे गए हत्यारे गैरी गिलमोर की भूमिका के लिए लिमिटेड सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। उन्हें टेलीविजन मिनी सीरीज लोनसम डव 1989 में टेक्सास रेंजर वुडरो एफ कॉल की भूमिका निभाने के लिए भी नामांकित किया गया था। उन्होंने सीबीएस फिल्म द अमेजिंग हॉवर्ड ह्यूजेस 1977 में हॉवर्ड ह्यूजेस का किरदार निभाया था। उन्होंने वेस्टर्न टीएनटी फिल्म द गुड ओल्ड बॉयज 1995 का निर्देशन और अभिनय किया। उन्होंने एचबीओ फिल्म द सनसेट लिमिटेड 2011 का निर्देशन, अभिनय और कार्यकारी निर्माण किया। प्रारंभिक जीवन। जोन्स हाई स्कूल में जूनियर के रूप में 1964। जोन्स का जन्म 15 सितंबर 1946 को टेक्सास के सैन सबा में हुआ था। 2. उनकी मां ल्यूसिल मैरी जोन्स नी स्कॉट 1928 से 2013। 3. एक पुलिस अधिकारी, स्कूल शिक्षक और ब्यूटी शॉप की मालकिन थीं और उनके पिता क्लाइड सी जोन्स 1926 से 1986 एक काउबॉय और तेल क्षेत्र के कर्मचारी थे। 4. दोनों की शादी हुई और 2 बार तलाक हो गया। जोन्स ने कहा है कि वह आंशिक रूप से चेरोकी वंश का है। 5. उनका पालनपोषण मिडलैंड, टेक्सास में हुआ। 6. और उन्होंने रॉबर्ट ईली हाई स्कूल, अब लिगेसी हाई स्कूल, में पढ़ाई की। बाद में जोन्स डलास चले गए और 1965 में टेक्सास के सेंट मार्क स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 7. जिसमें उन्होंने छात्रवृत्ति पर भाग लिया। कॉलेज। जोन्स ने 1965 में हार्वर्ड कॉलेज में जरूरताधारित सहायता के लिए प्रवेश लिया। 8. एक उच्च श्रेणी के छात्र के रूप में वे डंस्टर हाउस 8 में रहते थे और भावी अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर और बॉब सोमरबी के साथ रूममेट थे, जो बाद में मीडिया आलोचना साइट द डेली हाउलर के संपादक बन गए। जोन्स ने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया और नाटककार रॉबर्ट चैपमैन के शिष्य थे। 9. 10. उन्होंने 1969 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी वरिष्ठ थीसिस फ्लेनरी ओकॉनर के कार्यों में कैथोलिक धर्म के यांत्रिकी पर थी। 11. 12. कॉलेज फुटबॉल। टॉम जोन्स नंबर 61, पदरक्षक, प्रमुख अंग्रेजी। व्यक्तिगत जानकारी। जन्म 15 सितंबर 1946, आयु 77, सैन सबा, टेक्सास। ऊंचाई 6 फीट 1 इंच 1.85 मीटर। वजन 200 पौंड 91 किलोग्राम। पुरानी जीविका। कॉलेज हार्वर्ड 1965 से 1968। हाई स्कूल सेंट मार्क टीएक्स। कैरियर की प्रमुख उपलब्धियां और पुरस्कार। प्रथम टीम ऑल आइवी लीग 1968। जोन्स ने 1965 से 1968 तक हार्वर्ड क्रिम्सन फुटबॉल टीम में गार्ड 13 की भूमिका निभाई। वे हार्वर्ड की अपराजित 1968 फुटबॉल टीम के सदस्य थे। उन्हें प्रथम टीम ऑल आइवी लीग चैन के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने 1968 के खेल में खेला था। इस खेल में येल को टाई करने के लिए हार्वर्ड की यादगार और अंतिम मिनट की 16 पॉइंट वापसी थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री हार्वर्ड बीट्स येल 29 से 29 में आइवी लीग के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल खेल की अपनी यादों को साझा किया। कैरियर। प्रारंभिक अभिनय और फिल्म 1969 से 1982। जोन्स 2006 में 1969 में हार्वर्ड से स्नातक होने के बाद जोन्स एक अभिनेता बनने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए। 1969 में ए पैट्रियट फॉर मी में कई सहायक भूमिकाओं में ब्रॉडवे की शुरुआत की। 1970 में उन्हें अपनी पहली फिल्म भूमिका मिली। संयोग से लव स्टोरी में एक हार्वर्ड छात्र की भूमिका निभाई। लव स्टोरी के लेखक एरिच सेगल ने कहा कि उन्होंने ओलिवर के मुख्य चरित्र को 2 स्नातक रूममेट्स के पहलुओं पर आधारित किया, जिन्हें वे हार्वर्ड, जोन्स और अल गोर में विश्राम के दौरान जानते थे। 14. 1971 की शुरुआत में वह एबे बरोज के फॉर ऑन ए गार्डन में ब्रॉडवे पर लौटे, जहां उन्होंने कैरोल चैनिंग और सिड सीजर के साथ मंच साझा किया। 1971 और 1975 के बीच उन्होंने एबीसी सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव में डॉ मार्क टॉलैंड की भूमिका निभाई। वह 1974 में यूलिसिस इन नाइटटाउन के एक अल्पकालिक उत्पादन के लिए मंच पर लौटे, जो जेम्स जॉयस के उपन्यास यूलिसिस के एक एपिसोड का रूपांतरण था, जिसमें उन्होंने जीरो मोस्टेल के लियोपोल्ड ब्लूम के सामने स्टीफन डेडलस की भूमिका निभाई और बर्गेस मेरेडिथ द्वारा निर्देशित किया गया था। 15.
इसके बाद प्रशंसित टीवी फिल्म द अमेजिंग हॉवर्ड ह्यूजेस आई, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्मों में उन्होंने जैक्सन काउंटी जेल 1976 में एक शिकार किए गए फरार अपराधी की भूमिका निभाई, रोलिंग थंडर 1977 में एक वियतनाम के दिग्गज, हेरोल्ड रॉबिन्स ड्रामा द बेटसी 1978 में लॉरेंस ओलिवियर के साथ सहअभिनीत एक ऑटोमोबाइल मुगल, और 1978 की थ्रिलर आइज ऑफ लॉरा मार्स में फेये डुन्वे के साथ एक पुलिस जासूस की भूमिका निभाई। 980 में जोन्स ने कोल माइनर्स डॉटर में देशी गायिका लोरेटा लिन के पति, डूलिटल मूनी लिन की भूमिका के लिए अपना पहला गोल्डन ग्लोब नामांकन अर्जित किया। 1981 में उन्होंने बैक रोड्स में सैली फील्ड के साथ एक ड्रिफ्टर की भूमिका निभाई, जो एक कॉमेडी थी जिसे औसत समीक्षा मिली। 1982 में उन्होंने जॉन फ्रैंकेनहाइमर द्वारा निर्देशित द रेनमेकर के HBO रूपांतरण में मंगलवार वेल्ड के साथ सहअभिनय किया। आगे का प्रदर्शन 1983 से 2004। 1983 में उन्हें नॉर्मन मेलर के द एग्जीक्यूशन सॉन्ग के टीवी रूपांतरण में हत्यारे गैरी गिलमोर के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एमी 17 मिला। उसी वर्ष उन्होंने समुद्री डाकू साहसिक नेट एंड हेस में अभिनय किया, जिसमें समुद्री डाकू कप्तान बुली हेस की भूमिका निभाई। 1986 में जोन्स ने एक्शन थ्रिलर ब्लैक मून राइजिंग में FBI के लिए काम करने वाले एक पूर्व चोर की भूमिका निभाई। 1988 में जोन्स ने टीवी के लिए बनी फिल्म अप्रैल मॉर्निंग में चार्ड लोवे और रॉबर्ट उरीच के साथ सहअभिनय किया, जिसमें अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध में लेक्सिंगटन की लड़ाई को दर्शाया गया था। 1989 में उन्होंने लैरी मैकमुट्री की बेस्टसेलर पर आधारित प्रशंसित टेलीविजन मिनी सीरीज लोनसम डव में टेक्सास रेंजर वुडरो एफ कॉल के अपने चित्रण के लिए एक और एमी नामांकन अर्जित किया। 1990 के दशक में जोन्स को JFK 1991 में केविन कोस्टनर के साथ सहकलाकार, जिसने उन्हें ऑस्कर के लिए नामांकन दिलाया, द फ्यूजिटिव 1993 में है हैरिसन फोर्ड के साथ सहकलाकार, बैटमैन फॉरएवर 1995 में वैल किल्मर के साथ सहकलाकार, ज्वालामुखी 1997 में एनी हेचे के साथ सहकलाकार और विल स्मिथ के साथ मेन इन ब्लैक 1997 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दिखाया गया था। द फ्यूजिटिव में डिप्टी US मार्शल सैमुअल जेरार्ड के रूप में उनके प्रदर्शन को व्यापक प्रशंसा मिली, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और एक सीक्वल US मार्शल्स 1998 शामिल था। जब उन्होंने ऑस्कर स्वीकार किया तो फिल्म कोब 1994। 1990 के दशक के दौरान उनकी अन्य प्रसिद्ध भूमिकाओं में अंडर सीज 1992 में एक आतंकवादी की भूमिका, जो अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत का अपहरण कर लेता है, द क्लाइंट 1994 में रेवरेंड रॉय फोल्ट्रिक की भूमिका, नेचुरल बॉर्न किलर्स 1994 में एक अधिकतम सुरक्षा वाले जेल वार्डन की भूमिका, तथा डबल जियोपार्डी 1999 में एक पैरोल अधिकारी की भूमिका शामिल है। 2000 में जोन्स ने सैमुअल एल जैक्सन के साथ फिल्म रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में जैक्सन के बचाव पक्ष के वकील के रूप में मरीन कर्नल की भूमिका निभाई, और निर्देशक क्लिंट ईस्टवुड के साथ फिल्म स्पेस काउबॉयज में अंतरिक्ष यात्री की भूमिका निभाई, जिसमें दोनों ने सेवानिवृत्त पायलट और दोस्त प्रतिद्वंद्वी की भूमिका निभाई, जो एक साथ अंतरिक्ष बचाव मिशन का नेतृत्व कर रहे थे। 2002 में उन्होंने और विल स्मिथ ने मेन इन ब्लैक सीक्वल मेन इन ब्लैक 2 में सहअभिनय किया। बाद के वर्ष 2005 वर्तमान जोन्स 2005 के कान फिल्म महोत्सव में 2005 में जोन्स द्वारा निर्देशित पहली नाटकीय फीचर फिल्म द थ्री ब्यूरियल्स ऑफ मेलक्विएड्स एस्ट्राडा 2005 के कान फिल्म महोत्सव में प्रस्तुत की गई थी। फिल्म में जोन्स का किरदार अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों बोलता है। उनके प्रदर्शन ने उन्हें कान में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म 1995 में टेलीविजन के लिए बनी द गुड ओल्ड बॉयज थी। 2007 में दो दमदार प्रदर्शनों ने जोन्स के करियर में एक नया मोड़ ला दिया, एक इन द वैली ऑफ एला में अपने सैनिक बेटे के लापता होने की जांच करने वाले एक परेशान पिता के रूप में, और दूसरा ऑस्कर विजेता नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन में एक हत्यारे की तलाश करने वाले टेक्सास शेरिफ के रूप में। पहले के लिए उन्हें एक अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। जोन्स 2006 से जापानी ब्रूइंग कंपनी सनटोरी के प्रवक्ता हैं। उन्हें सनटोरी के कॉफी ब्रांड बॉस के विभिन्न जापानी टीवी विज्ञापनों में एलियन जोन्स नामक एक पात्र के रूप में देखा जा सकता है, जो एक अलौकिक प्राणी है जो मनुष्यों की दुनिया की जांच करने के लिए एक इंसान का रूप लेता है। इनमें से कई विज्ञापन YouTube पर देखे जा सकते हैं।
2011 में जोन्स जापानी टेलीविजन पर सार्वजनिक सेवा घोषणाओं में दिखाई दिए, जिसमें कई अन्य लोकप्रिय हस्तियों में शामिल हुए जिन्होंने 2011 के तोहोकू भूकंप और सुनामी में खोए लोगों की याद में 2 भावुक गीत गाए। 2010 में जोन्स मंदी के दौर की ड्रामा फिल्म द कंपनी मैन में बेन एफ्लेक के साथ नजर आए। इस फिल्म का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां शुरुआती समीक्षाओं ने जोन्स के प्रदर्शन की बिल्कुल सही के रूप में प्रशंसा की। 20 जोन्स ने मार्वल स्टूडियोज की फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 में एक भूमिका निभाई थी। 21 उन्होंने द सनसेट लिमिटेड 2011 के एक रूपांतरण में सैमुअल एल जैक्सन के साथ निर्देशन, निर्माण और सह-अभिनय भी किया। 2012 में जोन्स के करियर में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिसकी शुरुआत मेन इन ब्लैक 3 में फिर से एजेंट के की भूमिका निभाने से हुई। रोमांटिक ड्रामा होप स्प्रिंग्स में अर्नोल्ड सोम्स का किरदार निभाया और स्टीवन स्पीलबर्ग की लिंकन में थैडियस स्टीवंस के रूप में सह-अभिनय किया। लिंकन में जोन्स के प्रदर्शन को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उन्हें चौथी बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया। लिंकन के बाद से जोन्स ने जेसन बॉर्न 2016 और एड एस्ट्रा 2019 सहित लोकप्रिय फिल्मों में काम करना जारी रखा है। व्यक्तिगत जीवन जोन्स की शादी 1971 से 1978 तक पटकथा लेखक और पत्रकार रिंग लार्डनर जूनियर की भतीजी केट लार्डनर से हुई थी। 22 सैन एंटोनियो के पूर्व मेयर फिल हार्डबर्गर की बेटी किम्बरली क्लॉगली से उनकी दूसरी शादी से उनके 2 बच्चे हैं। 19 मार्च 2001 को उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी डॉन लॉरेल से शादी की। 25 जोन्स टेक्सास के टेरेल हिल्स में रहते हैं, जो सैन एंटोनियो शहर के बाहरी इलाके में एक शहर है, और स्पेनिश बोलते हैं। 26 वह टेक्सास के सैन सबा काउंटी में 3000 एकड़ 1200 हेक्टेयर के एक मवेशी फार्म के मालिक हैं। 27 और वैन हॉर्न टेक्सास के पास एक फार्म है, जो उनकी फिल्म द 3 ब्यूरियल्स ऑफ मेल्क्विडेस एस्ट्राडा के सेट के रूप में काम करता है। वे वेलिंगटन, फ्लोरिडा में एक घुड़सवारी संपत्ति के मालिक थे, जब तक कि उन्होंने 2019 में इसे बेच नहीं दिया। जोन्स एक पोलो खिलाड़ी हैं और अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक पोलो कंट्री क्लब में उनका एक घर है। वह पोलो ट्रेनिंग फाउंडेशन के समर्थक हैं। 28 वह एक शौकीन सैन एंटोनियो स्पर्स प्रशंसक हैं। 31 फिल्मोग्राफी मुख्य लेख टॉमी ली जोन्स के प्रदर्शनों की सूची। अल्बा ने इसके बाद नियोनोयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म सिन सिटी 2005 में एक लंबे कलाकारों की टुकड़ी के हिस्से के रूप में विदेशी नर्तकी नैन्सी कैलाहन की भूमिका निभाई, जिसे रॉबर्ट रोड्रिग्ज और फ्रैंक मिलर ने लिखा, निर्मित और निर्देशित किया। यह मिलर के इसी नाम के ग्राफिक उपन्यास पर आधारित है। 30 फिल्म से जुड़ने से पहले उसने उपन्यास के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वह रोड्रिगेज के साथ काम करने के लिए उत्सुक थी। 31 फिल्म आलोचकों की पसंदीदा थी और इसने 158.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। उन्हें सबसे सेक्सी प्रदर्शन के लिए MTV मूवी अवार्ड मिला। 33 द आई 2008 की स्क्रीनिंग पर अल्बा ने इयोन ग्रुफुड, क्रिस इवांस, माइकल चिकलिस और जूलियन मैकमोहन के साथ फैंटास्टिक फॉर 2005 में मार्वल कॉमिक्स के चरित्र इनविजिबल वूमन का किरदार निभाया था। 34 द गार्जियन ने फिल्म की समीक्षा में कहा, नारीवादियों और गैरनारीवादियों को समान रूप से फैंटास्टिक फॉर के सबसे परेशान करने वाले विरोधाभास को आत्मसात करना होगा। अपनी सुंदरता के आधार पर कहानी में शामिल होने के बाद अल्बा की महाशक्ति अदृश्य होना है। 35 नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने दुनिया भर में 333.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 2006 के MTV मूवी अवार्ड्स में अल्बा ने सर्वश्रेष्ठ हीरो और सर्वश्रेष्ठ ऑन स्क्रीन टीम के लिए नामांकन अर्जित किया। फिल्म ने दुनिया भर में 44.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ मध्यम बॉक्स ऑफिस रिटर्न देखा। 36 उन्होंने 2006 MTV मूवी अवार्ड्स की मेजबानी की और किंग कांग, मिशन इम्पॉसिबल 3 और द दा विंची कोड फिल्मों का मजाक उड़ाते हुए स्केच बनाए। 37 2007 से 2010 रोमांटिक कॉमेडी। अल्बा ने जून 2007 में रिलीज हुई फैंटास्टिक फॉर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में अपनी भूमिका दोहराई। अल्बा के अनुसार एक भावनात्मक दृश्य के दौरान टिम स्टोरी के निर्देशन ने उन्हें लगभग अभिनय छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने मुझसे कहा, यह बहुत वास्तविक लग रहा है, यह बहुत दर्दनाक लग रहा है। क्या तुम रोते समय अधिक सुंदर हो सकती हो? बहुत रो,
जेसिका, वह ऐसा था, अपने चेहरे के साथ ऐसा मत करो। बस इसे सपाट बनाओ। हम आंसू को सीजीआई कर सकते हैं। अल्बा के अनुसार इस अनुभव ने उन्हें आत्मसंदेह से भर दिया और फिर यह सब मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या मैं काफी अच्छी नहीं हूं? क्या मेरी प्रवृत्ति और मेरी भावनाएं काफी अच्छी नहीं हैं? क्या लोग उनसे इतनी नफरत करते हैं कि वे मुझे एक व्यक्ति नहीं बनना चाहते? क्या मुझे अपने काम में एक व्यक्ति होने की अनुमति नहीं है? और इसलिए मैंने बस कहा, भाड़ में जाओ, मुझे अब इस व्यवसाय की परवाह नहीं है। 38 फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 290 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 39 गुड लक चक 2007 में भी में अल्बा ने एक महिला प्रेमी दंत चिकित्सक की प्रेमिका को चित्रित किया। उन्होंने गुड लक चक के एक नाट्य पोस्टर के लिए पोज दिया जिसमें एनी लीबोविच द्वारा खींचे गए प्रसिद्ध रोलिंग स्टोन कवर की पैरोडी की गई थी, जिसमें जॉन लेनन और योको ओनो समान पोज में थे। जबकि फिल्म को आलोचकों द्वारा भारी आलोचना मिली थी, इसने रिलीज होने पर लगभग $60 मिलियन कमाए। 40 2007 में उनकी तीसरी अभिनीत फिल्म मनोवैज्ञानिक थ्रिलर अवेक थी, जिसमें उन्होंने एक अमीर आदमी की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी जिसका हृदय प्रत्यारोपण होने वाला है। 41 समीक्षाएं ठंडी थीं, लेकिन रोजर एबर्ट ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। 42 और लगभग $8 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $32.7 मिलियन कमाए। 43 फरवरी 2008 में उन्होंने एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के विज्ञान और तकनीकी पुरस्कारों की मेजबानी की। 44 अल्बा ने हांगकांग मूल की रीमेक फिल्म द आई में हॉरर शैली में अपना अभिनय परिवर्तन किया, जिसमें उन्हें एक सफल शास्त्रीय वायलिन वादक की भूमिका मिली, जिसे एक नेत्र प्रत्यारोपण प्राप्त होता है जो उसे अलौकिक दुनिया में देखने की अनुमति देता है। 45 हालांकि फिल्म को आलोचकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। 46 उनके प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली। उन्होंने चॉइस मूवी एक्ट्रेस के लिए टीन चॉइस, हॉरर थ्रिलर 47 और सबसे खराब अभिनेत्री के लिए रेजी अवार्ड नामांकन द लव गुरु के साथ साझा प्राप्त किया। 48 2008 में उन्होंने लोगन लर्मन और एलिजाबेथ बैंक्स के साथ स्वतंत्र रोमांटिक कॉमेडी मीट बिल में। 49 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने यह देखते हुए कि वह फिल्म में प्रमुख रूप से थीं, महसूस किया कि वह आखिरकार कैमरे पर सहेज लगती है। 50 द लव गुरु एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप थी। 51 2010 में अल्बा, जबकि अल्बा की 2009 में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, 2010 में रिलीज हुई 5 हाई प्रोफाइल फिल्मों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। वर्ष में उनकी पहली भूमिका द किलर इनसाइड मी में एक वेश्या की थी, जो कि इसी नाम की पुस्तक का रूपांतरण था, जिसमें केट हडसन और केसी एफ्लेक के साथ थे, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और आलोचकों की ओर से इसे ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया मिली थी। 52 53 54 उनकी अगली फिल्म रोमांटिक कॉमेडी वैलेंटाइन डे थी, जिसमें उन्होंने जेसिका बील, ब्रैडली कूपर, टेलर लॉटन और जूलिया रॉबर्ट्स जैसे लंबे कलाकारों की टुकड़ी के हिस्से के रूप में एक फूल वाले की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में 216.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 55 माचेटे ने विश्व स्तर पर 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। 56 अल्बा ने डिक्लेयर योरसेल्फ द्वारा बॉन्डेज थीम वाले प्रिंट विज्ञापन अभियान के लिए पोज दिया। यह अभियान 2008 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए युवाओं के बीच मतदाता पंजीकरण को प्रोत्साहित करता है। मार्क लिडेल द्वारा खींचे गए विज्ञापनों में 88 89 अल्बा को काले टेप में लपेटा हुआ और मुंह पर पट्टी बांधे हुए दिखाया गया है और इसने राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। 89 अल्बा ने विज्ञापनों को करने के बारे में कहा कि इससे मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अल्बा ने यह भी कहा, मुझे लगता है कि युवा लोगों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस देश में उन्हें राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। लोग चौंकाने वाली चीजों पर प्रतिक्रिया देते हैं। 89 अल्बा ने 2008 के प्राथमिक सत्र के दौरान डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बराक ओबामा का समर्थन किया। 90 उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए हिलेरी क्लिंटन के अभियान का भी समर्थन किया। 91 2009 में अल्बा, जून 2009 में ओक्लाहोमा सिटी में द किलर इनसाइड मी की फिल्मांकन के दौरान अल्बा उस समय निवासियों के साथ विवाद में शामिल हो गई थी जब उसने शहर के चारों ओर शार्क के पोस्टर चिपकाए थे। 92 अल्बा ने कहा कि वह महान सफेद शार्क की घटती आबादी की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही थी।
मीडिया आउटलेट्स ने अनुमान लगाया कि अल्बा का पीछा किया जाएगा और उस पर बर्बरता का आरोप लगाया जाएगा। 16 जून 2009 को ओक्लाहोमा सिटी पुलिस ने कहा कि वे अल्बा के खिलाफ आपराधिक आरोप नहीं लगाएंगे क्योंकि कोई भी संपत्ति मालिक इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। 95 अल्बा ने पीपल पत्रिका को दिए एक बयान में माफी मांगी और कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा है। 94 बाद में उसने एक अज्ञात राशि $500 से अधिक 96 यूनाइटेड वे को दान कर दी। 2011 में अल्बा ने 1976 के विषाक्त पदार्थ नियंत्रण अधिनियम के संशोधन सुरक्षित रसायन अधिनियम के समर्थन में वाशिंगटन डीसी में 2 दिवसीय लॉबिंग प्रयास में भाग लिया। 102 अल्बा 2015 में कैपिटल हिल में सांसदों की पैरवी करने के लिए लौटीं क्योंकि उन्होंने एक बार फिर 1976 के पदार्थ नियंत्रण अधिनियम के प्रतिस्थापन पर बहस की। 103 वह समलैंगिक अधिकारों की भी प्रबल समर्थक रही हैं और 27 जून 2013 को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, समानता प्यार। 104 अल्बा के चैरिटी कार्यों में क्लॉथ्स ऑफ अवर बैक, ए हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, प्रोजेक्ट होम, RADD, रेवलॉन रन वॉक फॉर विमेन, SOS चिल्ड्रेंस विलेज, सोल्स 4 सोल्स, स्टेप अप और बेबी 2 बेबी के साथ भागीदारी शामिल है। 106 अल्बा अफ्रीका में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक गोल आंदोलन की राजदूत हैं। 107 उन्होंने बेबी 2 बेबी, एंजेल, राजदूत के रूप में भी काम किया है। लॉस एंजल्स में परिवारों को डायपर और कपड़ों जैसी वस्तुओं को दान करने और वितरित करने में मदद की है। 108 2015 में अल्बा और द ऑनेस्ट कंपनी ने न्यूयॉर्क शहर के माउंट सिनाई अस्पताल में एक प्रयोगशाला प्रायोजित की। सार्वजनिक छवि, लहराते बालों वाली, ढीली बन में बंधी, सुनहरी लोकर ड्रेस पहने मुस्कुराती हुई युवती और उसके साथ एक आदमी है। वह ऑटोग्राफ दे रही है। 2007 में फैंटास्टिक फॉर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर के लंदन प्रीमियर में अल्बा ने पिछले कुछ सालों में अपने लुक के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और उन्हें कई प्रकाशनों की समय की सबसे आकर्षक हस्तियों की सूची में शामिल किया गया है। उन्हें 2001 से 2014 तक कई बार मैक्सिम मैगजीन की हॉट 100 सूची में शामिल किया गया था। 32 110 111 112 इस पर उन्होंने कहा है, मुझे अपनी कामुकता का फायदा उठाने के लिए कुछ हद तक जाना पड़ता है, जबकि लोगों को उस तरह से सोचने के लिए निर्देशित करना पड़ता है जैसा मैं चाहती हूं। 113 2002 में उन्हें Hollywood.com पोल में 5वीं सबसे सेक्सी महिला स्टार चुना गया था। 114 2005 में उन्हें पीपल मैगजीन के 50 सबसे खूबसूरत लोगों में से एक नामित किया गया था। 115 और 2007 में पत्रिका की 100 सबसे खूबसूरत सूची में दिखाई दिया। 116 उन्हें FHM की सबसे सेक्सी महिलाओं की सूची में भी नामित किया गया है। 117 2006 में प्लेबॉय पत्रिका के 25 सबसे सेक्सी सेलिब्रिटीज में अल्बा का नाम शामिल था और वह उस साल इसके कवर पेज पर दिखाई दी थीं। 118 वह प्लेबॉय के खिलाफ मुकदमे में शामिल थीं क्योंकि इस कवर पेज पर उनकी छवि का इस्तेमाल इनटू द ब्लू के लिए एक प्रमोशनल शॉट से उनकी सहमति के बिना किया गया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि इससे यह आभास होता है कि उन्हें इस अंक में नग्न चित्र में दिखाया गया है। बाद में उन्होंने प्लेबॉय के मालिक ह्यूग हेफन से व्यक्तिगत माफी मिलने के बाद मुकदमा वापस ले लिया, जो अल्बा द्वारा समर्थित 2 चैरिटी को दान देने के लिए सहमत हुए थे। 119 2006 में भी आस्कमेन.com के पाठकों ने अल्बा को अपनी 99 सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में एक वोट दिया था। 120 2007 में अल्बा को एम्पायर मैगजीन के 100 सबसे सेक्सी मूवी स्टार्स में चौथा स्थान मिला था। 121 GQ और InStyle दोनों ने ही जून 2008 के अपने कवर पेजों पर अल्बा को शामिल किया था। 122 123 वह 2009 के कैम्पारी कैलेंडर में दिखाई दीं, जिसमें उनकी पोजिंग की तस्वीरें थीं। कैम्पारी ने कैलेंडर की 9,999 प्रतियां छापीं। 124 125 2011 में उन्हें मेंस हेल्थ द्वारा अब तक की 100 सबसे हॉट महिलाओं में से एक नामित किया गया था। 126 और 2012 में लोगों ने उन्हें हर उम्र में सबसे खूबसूरत में से एक नामित किया। 127 2010 में
रिपोर्टें सामने आईं कि एक 21 वर्षीय चीनी लड़की अपने पूर्व प्रेमी को वापस पाने के लिए अल्बा जैसी दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की मांग कर रही थी। स्टार ने प्यार के लिए किसी की उपस्थिति को बदलने की कथित आवश्यकता के खिलाफ बात की। 128 मुझे लगता है कि कुछ महत्वाकांक्षी लड़कियां हैं जो मशहूर होने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, और उन्हें लगता है कि इस व्यवसाय में पुरुषों को महिलाओं द्वारा ऐसा करने की आदत है। लोगों को चाहे जो भी लगे, मैंने कभी अपनी कामुकता का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे लिए यह इसका हिस्सा नहीं है। जब मैं किसी मीटिंग में होती हूं तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं एक संपत्ति क्यों हूं, मैं एक वस्तु कैसे हूं, मैं कैसे लोगों को सीट पर बिठा सकती हूं, न कि एक मौका है कि आप मुझे चोदने में सक्षम होंगे। यह कभी मेरा सौदा नहीं रहा। अल्बा ने अपने अभिनय करियर में अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपनी सेक्स अपील का उपयोग नहीं करने पर कहा। 2008 129 अल्बा ने अपने द्वारा ऑफर किए गए किरदारों की अधिकता के आधार पर एक सेक्स किटन के रूप में टाइपकास्ट होने के अपने डर पर टिप्पणी की है। एक साक्षात्कार में अल्बा ने कहा कि वह एक अभिनेत्री के रूप में गंभीरता से ली जाना चाहती थी, लेकिन उनका मानना था कि उन्हें ऐसी फिल्में करने की जरूरत थी जिनमें उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अन्यथा कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अंततः उन्हें अपनी फिल्म परियोजनाओं में अधिक चयनात्मक होने की उम्मीद है। 131 अल्बा को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि वह किसी भूमिका के लिए नग्नता नहीं करेंगी। 132 उन्हें फिल्म के निर्देशकों फ्रैंक मिलर और रॉबर्ट रॉड्रिग्ज द्वारा सिन सिटी में नग्न दिखने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मैं नग्नता नहीं करती, मैं बस नहीं करती। शायद यह मुझे एक बुरी अभिनेत्री बनाता है, शायद मुझे कुछ चीजों में काम नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत अधिक चिंता है। 133 उन्होंने एक जीक्यू शूट के बारे में टिप्पणी की जिसमें वह कम कपड़ों में थीं। वे नहीं चाहते थे कि मैं दादी की पैंटी पहनूं, लेकिन मैंने कहा अगर मैं टॉपलेस होने वाली हूं तो मुझे दादी की पैंटी पहननी होगी। 1 तो दोस्तों बात की जाए इसके सेकंड पार्ट के बारे में, तो मूवी का सेकंड पार्ट हमें 22 अगस्त 2016 को देखने को मिला था, और साथ ही साथ 26 अगस्त 2016 को ये हमें एक तरह से देखने को मिला था यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ इंडिया में भी। और इसी के साथ 98 मिनट टोटल इस मूवी की लेंथ थी। मूवी का बजट की बात की जाए तो मूवी का बजट 40 मिलियन का था, और नेट कलेक्शन इसका 125.8 मिलियन का हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ बहुत बढ़िया ये मूवी रही। और OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। बाकी बात रही इसके तीसरे पार्ट के बारे में, आपने इसका कोई टीज़र या ट्रेलर एक तरह से यदि यूट्यूब पर देखा है तो वो सारे के सारे फैनमेड हैं। अभी तक ऑफिशियल कोई टीज़र या ट्रेलर आउट नहीं किया गया है, ना ही कोई एक तरह से पोस्टर आउट किया गया है। जैसे कोई और अपडेट आती हैं मैं लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो दोनों के माध्यम से मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आपका ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर ले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।